नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली सामाजिक अध्ययन का जो वीडियो है बहुत अच्छे से सघनता से और समग्रता से मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ या फिर करा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। तो आप सभी को बहुत अच्छे से इस पे गहनता से अध्ययन भी करने का सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई बुक से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह पहली वीडियो नहीं है, लगभग यह 15वां नंबर का लेक्चर है जिसमें कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 8 से 9 लेक्चर देखा था और इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी में यह चौथा पार्ट होगा आपके प्रायद्वीपी भारत का। प्रायद्वीपीय भारत में हमने सारे के सारे चीज़ों का अध्ययन कर लिया है, जैसे कि मालवा के पठार के बारे में, इधर आपका इधर बेटा अरावली की श्रृंखला के बारे में, इधर हमने बेटा आपके जो नागपुर का पठार है उसके बारे में, और प्लस आपके जो झारखंड, बिहार में, उड़ीसा में बेटा जो आपका छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में जिक्र कर लिया है। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर मेघालय पठार के बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा था कि गारो गैप कैसे बनते हैं, मतलब कि राजमहल गारो गैप कैसे बनता है, जिसे मालदा मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो ये सब के बारे में बहुत अच्छे से हमने अध्ययन किया है। उसके बाद हमने बीच में विंध्यांचल श्रेणी जो है बेटा उसके बारे में अध्ययन कर लिया है, जिसमें कि जो मालवा पठार के दक्षिण में बेटा आपका विंध्यांचल श्रेणी पाया जाता है, विंध्यांचल पठार पाया जाता है, जो कि भारत को 2 भागों में बांटता है। जस्ट उसके नीचे ही हमारा नर्मदा नदी पाई जाती है, नर्मदा घाटी पाई जाती है बेटा, जो कि आपके बहुत अच्छे से हमने अध्ययन किया था। उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी है, उसके नीचे बेटा ताप्ती पहाड़ी है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने देखा था। अब आज हम जो देखने वाले हैं बेटा, अब 2 चीज बचा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार में, जो कि बहुत ज्यादा जहां से प्रश्न बनते हैं, एक तो पश्चिमी घाटी, एक तो पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी के बारे में आज तो नहीं, लेकिन पश्चिमी घाटी के बारे में आज बहुत अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से आप सुनते चलेंगे। पहली बात याद रखेंगे, जो पश्चिमी घाटी है, आप लिखना चाहें तो लिखिए। 2 मैप आपके सामने दिख रहे होंगे, कुछ पहाड़ियां हैं पश्चिमी तट पर जो बहुत बार पूछा जाता है, और कुछ उसके नाम हैं जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे भाई, यह पश्चिमी घाट की जो संरचना है, संरचना के दृष्टि से कहा जाए, पहाड़ों की संरचना के दृष्टि से यह संपूर्ण भारत में दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। पहली आपने देखा था, क्या था आपका, हिमालय की श्रृंखला, हिमालय पर्वतमाला, जो कि 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था, मुहाना उसका पूरा का पूरा, अगर देखा नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से मैं कहूं तो दूसरा, यानी कि दूसरा पहाड़ी श्रृंखला भारत में कौन सा है, तो याद रखना, ताप्ती के मुहाने से, हमने बताया था भाई, ताप्ती के मुहाने से लेकर, यहां पे आप देखिए, ताप्ती के मुहाने से लेकर बेटा, ताप्ती नदी बेटा यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो वहां से लेकर आप यहां पे देख पा रहे हैं केप कोमोरिन एंतरीप, यहां तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी तट बेटा, 1600 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो पर्वतमाला में, तो आप बताएंगे भाई हिमालय पर्वतमाला, जो कि 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन दूसरी सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो आप बताएंगे आपका पश्चिमी श्रेणी, जो कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर केप कोमोरिन, जो आपका जिसको हम कहते हैं केप कोमोरिन एंतरीप, जहां पर आपको पता है वास्को डिगामा बेटा केप कोमोरिन से आया था, तो उस रास्ते का नाम केप कोमोरिन दे दिया गया। केप कोमोरिन बेटा एक शहर है, एक जगह है जो कि हमारे अफ्रीका वाले क्षेत्र में पड़ता है, उसके बारे में मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छे से जिक्र करूंगा, हिस्ट्री पे जब आऊंगा तब, ठीक है ना। तो दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला आप बता देंगे पश्चिमी तट, ठीक है। यहां से देखिए भर भर कर सुपर टेट में केवीएस में मैक्सिमम जगह प्रश्न आएगा, घबराने की बात नहीं है, बस मस्त तरीके से आप एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। बेटा इसकी औसत ऊंचाई कौन सी कितनी है, अगर देखा जाए इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, जैसे कि मैंने बताया था, हिमालय के ऊपर, हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर कौन सा था, लघु हिमालय था, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, लघु हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, उसके नीचे उसको बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उसके नीचे मध्य हिमालय था, मध्य हिमालय को हम लोग और बहुत नामों से जानते हैं। मध्य हिमालय के बाद बेटा नीचे आपका था शिवालिक हिमालय, से पाद हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जो आपका बृहद हिमालय था ना, उसमें 6100 एवरेज के पहाड़ियां यानी कि चोटियां पाई जाती थी। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर बेटा 1200 मीटर तक की ऊंचाई की एवरेज चोटी इस वाले क्षेत्र में मिलता है बेटा, पश्चिमी के तट में मिलता है, ठीक है, याद हो गया। सामान्यतः पश्चिमी घाट उत्तर से 50 किलोमीटर है एवं दक्षिण से जो बेटा ना, दक्षिण में देखा जाए तो 65 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। आप सोच लीजिए, जो हमारा पश्चिमी घाट है बेटा ना, यह उत्तर में 50 किलोमीटर, अगर इसे 2 भाग में बांट दें हम ना, तो देखो 2 भाग में बांटेंगे तो इधर वाला उत्तर हो जाएगा, उत्तरी तट होगा, इधर वाला दक्षिणी तट होगा। तो उत्तरी तट बेटा 50 किलोमीटर तक चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। हमने आपको एक चीज और बताया था बेटा, भारत के बॉर्डर लाइन जो है ना, तटीका, यह मैदानी भाग है,
जो यह पहाड़ियां है ना, इस मैदानी भाग को छोड़कर ऊपर की तरफ हैं बेटा, पठार पे स्थित है। हमने बताया था आपको बेटा, ये बहुत अच्छे से पिछली वीडियो बहुत अच्छे से अगर आप देखे होंगे तो चीज समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उत्तर वाला जो है ना बेटा, ये 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। जो नीचे वाला है ना, यहाँ तक चौड़ाई बढ़ गई है थोड़ी इसकी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से देख पाएंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है। कितने से कितने तक हो गई है बेटा? 65 से 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो मैक्सिमम चौड़ाई 65 से 80 आप बता देंगे, ठीक है ना। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बेटा, याद रखना, क्योंकि हमने बताया था पठारों से मिली जुली है, या फिर कह लीजिए बेटा भ्रंश कगार से निर्मित हुआ है। हमने बताया था आपका, जब हम पढ़ रहे थे बेटा जब हम पढ़ रहे थे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना, हैरी हैश का नियम, है ना, उसमें हमने देखा था कि हैरी हैश ने किस प्रकार से बताया था कि दरार पड़े थे, दो भूमियों के बीच में दरार पड़ा था, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो हमारा तट बेटा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था, है ना। गोंडवाना लैंड है, जिसमें हमने देखा था कि यह किस प्रकार से अफ्रीका से टूटकर ऊपर की तरफ आया था और यहाँ पर भ्रंश कगार निर्मित कर दिया था। मतलब कि जगह 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 दरारें हो गई थी जब दोनों अलग हुआ था। तो इस प्रकार से यह भ्रंश कगारी माना जाता है बेटा। दो चीजें जब लड़ गई ना, तो वहां पे या टूट जाएंगी, जहां पे कहीं ना कहीं लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं दूर जाएंगी। इस प्रकार से एक भ्रंश कगार निर्मित हुआ था। उस भ्रंश कगार का ही जो कमाल है एक प्रकार से, या प्रकार से कह लीजिए कि जो एक तरह से निर्माण हुआ भ्रंश कगार के बाद, या भ्रंश कगार द्वारा निर्मित यह पर्वत श्रृंखला है। यह बात याद रखेंगे आपको, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला बताना, इतनी बातें क्लियर है। भ्रंश का धोतक है यह कह लीजिए, ठीक है, जो अफ्रीका से भारत से अलग हुआ था, ठीक है ना, अफ्रीका से और भारत को मतलब अलग किए करने पे जो एक तरह से उत्पन्न हुआ था बेटा, ठीक है। पश्चिमी घाट के उत्तर में बेटा गुजरात, पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात स्थित है, देख पा रहे हो ना, यहीं पे आपके ताप्ती नदी आती है, यह बेटा खंबात की खाड़ी है। इस पूरे क्षेत्र को हम काठियावाड़ा तट कहते हैं। अब देखो दमन दीव आपको पता है, अब तो एक हो गया दमन दीव, दादरा नगर हवेली एक यूटी में आ गया है। तो दमन से लेकर बेटा, दमन से लेकर गोवा तक का तट कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसका कभी आपसे सजाने के लिए बोल देता है कि क्रम से सजाइए उत्तर से दक्षिण, तो आप सजा लोगे बेटा, ऐसे याद रखोगे। तो गोवा से कर्नाटक के तट को हम किस तट के नाम से जानते हैं? केंद्रा तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक से बेटा हम यहाँ पे केरल केप कमोरिन तक जो है आपका है, तो उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इधर आएंगे पूर्वी तट की तरफ, तो केप कमोरिन से बेटा यह पूरा का पूरा तट कोरोमंडल तट जो कहलाता है, यह तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। अब तमिलनाडु मतलब कि आंध्र प्रदेश के छोर से लेकर बेटा उड़ीसा के छोर तक का जो तट होता है, आंध्र प्रदेश वाला जो होता है ना, उसे उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं। क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बेटा जो उड़ीसा वाला तट है ना, उसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं मेरे लाल। किससे? उत्कल तट के नाम से। और जो बेटा वेस्ट बंगाल वाला तट है ना, उसे हम दीघा, बीघा नहीं दीघा, द फॉर दवात, दीघा तट के नाम से जानते हैं। इतनी बातें याद हो गई हों तो हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर जो हमें जानना है। बताओ, इतनी बातें याद हो गई हैं तो हम आते हैं आगे। बेटा जो गोवा है ना, जो गोवा है यहाँ पर ना, वो गोवा क्या काम करता है कि इसे बांट देता है, काट देता है अक्षांश, ऊपर उत्तरी तट को और दक्षिणी तट को बराबर बराबर अक्षांशों में डिवाइड कर देता है। मतलब गोवा से जो जाने वाली अक्षांश है 16 डिग्री अक्षांश बेटा, उत्तरी अक्षांश, वो उत्तरी तट को और दक्षिणी तट को बांट देता है। बेटा जो आपका पश्चिमी तट है ना, इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री याद रखना, जो आपसे पूछा जाता है, जो कि कह लीजिए कि जो उत्तर वाला हिस्सा है ना, ये किससे मिलकर बना है? उत्तरी सह्याद्री का निर्माण जो हुआ है बेटा, वो किस बेसाल्ट से हुआ है, किस चट्टान से निर्मित हुआ है? तो बताओगे बेसाल्ट लावा चट्टान से हुआ है। हमने बताया था आपको बेसाल्ट चट्टान के बारे में, तो अगर आपने पढ़ा होगा चट्टानों के बारे में तो वो चीजें याद होंगी, ये चीजें बेटा, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री तट वाला जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, या फिर कह लो लावा के जो निक्षेप हो गए ना, उससे निर्मित हुआ है। और दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण किससे हुआ बेटा? अर्कियन की चट्टान से। अर्कियन युग की जो चट्टान थी, जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, इन चट्टानों से निर्मित हुआ है दक्षिण वाला। इतनी बातें क्लियर हैं? बताना जरा, आगे चलें। अब बेटा उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। जरा देखना, उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देना कालसूबाई। ये कालसूबाई आप देख पाते हो महाराष्ट्र में और गुजरात के बॉर्डर की तरफ पड़ जाता है बेटा। यह कालसूबाई जो है, इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? कौन बताएगा बेटा? 1646 मीटर है। 1646 मीटर है कालसूबाई की ऊंचाई, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है बेटा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके नीचे बेटा दूसरा सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर की चोटी है, जो कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र में पड़ जाता है। यहीं से आपको पता है कौन सी एक नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है बेटा, जो कि आंध्र प्रदेश होते हुए चली जाती है बेटा, किसमें? बंगाल की खाड़ी में। जो उसकी ऊंचाई है बेटा महाबलेश्वर चोटी का, बहुत बार पूछ लिया गया है।
1438 मीटर है, याद रख लेना जो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद बेटा दक्षिणी सह्याद्री की तरफ अगर बढ़ते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री का मतलब गोवा से नीचे बेटा, गोवा से नीचे अगर आते हैं दक्षिणी सह्याद्री में एक बेटा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, बहुत बार पूछ लिया गया है ब्रह्मगिरी चोटी किस राज्य में है, तो बस बता देना यहाँ पर ब्रह्मगिरी चोटी जो बेटा जहां से हमारी कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, याद रख लेना ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है, तो ब्रह्मगिरी चोटी जो है कर्नाटक में स्थित है, मेरे लाल याद रख लेना। इसके बाद हम नीचे मतलब यहाँ से गोवा से नीचे जो है ना पूरा का पूरा दक्षिणी सह्याद्री आ जाता है, तो दक्षिणी सह्याद्री में पूछ लेता है सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हम आपको क्रम से बताते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये आपकी नीलगिरी, ये आप देख पा रहे हो ना, नीलगिरी की पूरी गांठ है बेटा, नॉट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट, KNOT नॉट बोलते हैं, नीलगिरी की गांठ है ना, नीलगिरी की गांठ है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो बहुत बार पूछ लिया जाता है नीलगिरी की गांठ बेटा। अच्छा एक काम यहाँ पे कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए अनाईमुडी और एक डोदा बेटा, डोदा बेटा लिख लीजिए, डोदा बेटा डोदा बेटा और अनाईमुडी, अनाईमुडी जो डोदा बेटा की हाइट है बेटा, यह आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, बताते हैं क्या है दोनों, ऐसे ही नहीं लिख देना है मुझे एक एक चीज बता के चलना है। दोदा बेटा की जो हाइट है 2636 किलोमीटर, यानी कि दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी 6036 मतलब 2636 मीटर बेटा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, है ना, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखना मेरे लाल, बहुत बार पूछा जाता है आपके मैक्सिमम एग्जाम में, डायरेक्टली फैक्ट ऐसे ही आ जाएगा। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी फिर, अनाईमुडी, पहले सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि जिसकी ऊंचाई है 2600 बेटा 95 मीटर, कितना है अनाईमुडी का 2695 मीटर, देख लो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2695 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। इतनी बातें आप याद रखें, जो अनाईमुडी है वो अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है, अभी बस यह जान लो, दिमाग में रख लो, अनाईमुडी अन्नामलाई श्रेणी पर और दोदा बेटा नीलगिरी की पर्वत श्रेणी पर। अब दोनों को आप नोट कर लीजिए, हम दोनों के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं बेटा, इसको आप ध्यान से सारी चीजें नोट कर, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए पूरी दोनों की स्थिति हम समझते हैं, ठीक है ना। अब देखना मेरे लाल, जो आपके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जैसे कि उटकमंड हो गए, या नीलगिरी पे स्थित है, याद रखना, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुछ जो है कि एक तरह से स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं, वह भी हमारे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे थे, या जो नीलगिरी की गांठ है बेटा ना, पूछा जाता है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब प्रायद्वीप हमने स्टार्ट किया था, तो यह बेटा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले राज्य में फैला हुआ है, तीनों राज्यों में विस्तृत है बेटा। इसी पे नीलगिरी पर्वत पर ही दक्षिण में पालघाट के दर्रे पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, क्योंकि नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है डोडा बेटा, याद रख लेना बेटा, डोडा बेटा याद है, याद कर लेना ये चीजें। और बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, उटकमंड हो गया, जैसे कि यहाँ पे तीर्थ मतलब कि एक तरह से कह लीजिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जो कि बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। और इसके दक्षिण में एक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, अभी दर्रों के बारे में बताएंगे, 4 दर्रे मुख्य हैं दक्षिण भारत की, मतलब इस चोटी की, इस पश्चिमी चोटी की बेटा, तो ये पालघाट दर्रा है, ये जो पालघाट दर्रा है मेरे भाई ना, ये जो पालघाट दर्रा है बहुत बार आपसे पूछा जाता है, पालघाट दर्रा जो है तमिलनाडु को केरल जाने का मार्ग बनाती है, याद रखना, तमिलनाडु मतलब केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग प्रदान करने वाला नीलगिरी पर कौन सा दर्रा है, पालघाट, तालघाट, मतलब पालघाट, थालघाट, भोरघाट और एक तरह से आपको सैनकोटदा दे देगा, ये चारों दर्रे जो है पश्चिमी के ही हैं, पश्चिमी सह्याद्री की ही हैं, लेकिन आपसे दे देगा ऐसे, तो आपको ढूंढना होगा, बताना होगा पालघाट दर्रा है, ठीक है, आसानी हो गई। अब देखना इस पालघाट दर्रे के दक्षिण में, पालघाट दर्रे के दक्षिण में बेटा, दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है बेटा, जिसका नाम क्या है बता दोगे, एक तरह से अनाईमुडी, क्या है, अनाईमुडी है, अनाईमुडी है बेटा, याद रखना, अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला है बेटा, अनाईमुडी सॉरी अन्नामलाई, अनाईमुडी नहीं अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है। इस अन्नामलाई के ना बेटा, इस अन्नामलाई के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ कह लीजिए, उत्तर पूर्व की तरफ एक चोटी है जिसका नाम क्या है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, पालनी की पढ़ाई, पालनी क्या बेटा, पालनी या फिर पलनी, पालनी की पहाड़ी, और यह वाला जो है ना अन्नामलाई है, अन्नामलाई, अन्नामलाई की चोटी, अन्नामलाई की चोटी, अन्नामलाई की चोटी बेटा, जो नीचे भी एक आप यह देख पा रहे हैं ना, यह वाला, यह तो यह देखिए पहले जो आपका पालघाट था उसके दक्षिण में क्या था, अन्नामलाई था, उसके उत्तर पूर्व बेटा पालनी की पहाड़ी है। इस अन्नामलाई के दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला, एक बार बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे बेटा, इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं, देखिए लिखा हुआ है कार्डमम हिल्स या फिर इलायची की पहाड़ियां, इन तीनों को जब मिला देते हैं ना तो क्या बन जाता है, अनाईमुडी की गांठ बन जाती है, अनाईमुडी गांठ, जिस प्रकार से हमने देखा
यह नीलगिरी की गांठ है जो कि जो पश्चिमी और पूर्वी के मिलने से बना हुआ है। इसी प्रकार से सह्याद्री के मिलने से मतलब पश्चिमी सह्याद्री और पूर्वी सह्याद्री के मिलने से नीलगिरी की गांठ बनी हुई है। इसी प्रकार से इन तीनों के मिलने से बेटा ने कौन सी गांठ बनी हुई है, बता देना है, अनाई-मुडी की ग्रंथि, यानी कि अनाई-मुडी का नॉट यानी कि गांठ। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई। अब देखना जो बेटा कोडाई कनाल नामक एक पर्यटक स्थल है ना, कोडाई कनाल हमने बताया था ना अभी, उटकमंड ये नीलगिरी का एक तरह से पर्यटक स्थल है, लेकिन कोडाई कनाल भी एक पर्यटक स्थल है बेटा। कोडाई कनाल हो गया एक स्वास्थ्यवर्धक बेटा एक तरह से कह लीजिए कि जगह है, पर्यटक स्थल है, जो कि लोग जो घूमने जाते हैं तो बहुत हरियाली नजर आती है, दिखती है और लोग बहुत ही मौज मस्ती करते हैं। तो ये पलनी की पहाड़ी के पर ही स्थित है बेटा, दक्षिणी किनारे पर। पलनी की जो पहाड़ी है पालनी की, इसके दक्षिणी किनारे पर यहीं पर स्थित है। पूछा जाता है आपसे किस पहाड़ी पर स्थित है, तीनों चारों का नाम दे देगा, अनामलाई, नीलगिरी, पालनी। तो पालनी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है बेटा कोडाई कनाल, याद हो गया। अब देखना मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। अब देखो पश्चिमी घाट पर मात्र 4 बेटा आपके दर्रे हैं। कौन कौन से, मैं क्रम से लिखता हूं। पहला है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, फिर है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, फिर है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, एक है बेटा सनकोटदा, सैनकोटदा, सैनकोटदा, कोटदा। तो सबको बस क्रम से याद रख लो। जो थालघाट दर्रा है ना मेरे लाल, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई, नागपुर, कोलकाता का रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग प्रोवाइड कराता है, याद रख लेना बस। और जो भोरघाट दर्रा है ना, यह भी महाराष्ट्र में है। यह मुंबई, पुणे और बेलगांव और चेन्नई को कनेक्ट करता है बेटा। मुंबई से नीचे पुणे, पुणे के बाद बेलगांव, बेलगांव के बाद बेटा चेन्नई, चेन्नई तक कनेक्ट करता है। इसे भोरघाट दर्रा कहते हैं। भोरघाट दर्रा समझ में आ गया। अब आते हैं पालघाट दर्रा बेटा। पालघाट दर्रा कहां पर स्थित है भैया, आपको पता है नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा स्थित है। यानी पालघाट दर्रा जो है वह तमिलनाडु, केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग प्रदान करता है। उसी प्रकार से कोलकाता तक निकल जाता है मेरे लाल, याद रख लेना। केरल से तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से एक तरह से रास्ता प्रदान कर देता है, एक तरह से कह लीजिए कालिका, फिर उसके बाद एक तरह से त्रिपुरा मतलब त्रिचूर केरल में पड़ता है, होते हुए कोलकाता वाला मार्ग पकड़ लेता है, रेलवे मार्ग। ठीक है ना। उसके बाद बहुत आगे मतलब एक तरह से कहाँ तक जाता है, कोलकाता तक जाता है। इडोर भी एक जगह पड़ता है तमिलनाडु में, वहां तक। ठीक है। इसके बाद सेनकोटदा की जो बेटा दर्रा है वह तिरुवनंतपुरम और मदुरै को कनेक्ट करता है। तिरुवनंतपुरम आपको पता है कि तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु वाले पोर्शन में पड़ता, केरल वाले पोर्शन में पड़ता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से बेटा आपका मदुरै कहाँ पड़ जाता है, आपका तमिलनाडु में। तो तिरुवनंतपुरम बेटा कैपिटल भी है केरल का, वह प्लस मदुरै, इन दोनों को जोड़ता है सेनकोटदा। ठीक है ना, सेनकोटदा दर्रा। बस इतनी बातें थी। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत डिटेल में हमको लगता है कि आपको पढ़ा दिया गया होगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की किसी पीसीएस यूपीएससी लेवल तक के बाद भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। आप आराम से किसी भी एग्जाम का प्री क्लियर करोगे, यहाँ तक कि मेंस में भी बैठने का पूरा आप थोड़े से योग्य हो जाओगे। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद हम कल लास्ट चैप्टर लाएंगे इस पर, मतलब लास्ट टॉपिक होगा पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ। ठीक है। इसके बाद समाप्त, फिर इसके बाद हम नदियाँ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।